पहले दिन आए हैं। ओके, तो मेरा नाम तो सब जान ही गए होंगे अब तक। आकाश चावला। कहा नहीं, चावला। अच्छा, सर भी कहा था आगे। ओह, थैंक यू। ठीक है, चलिए। तो आई विल बी टीचिंग यू केमिस्ट्री फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, क्लास 10th के सिलेबस की बात कर लेते हैं फटाफट। देर आर अभी तक जो थे, वी वर हैविंग 5 चैप्टर्स। ओके, फर्स्ट वन इज केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, सेकंड वन इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, थर्ड इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फोर्थ वन इज कार्बन एंड इट्स compounds. फिफ्थ चैप्टर पहले था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, बट दिस ईयर इट हैज बीन रिमूव्ड, बट स्टिल आई विल बी टीचिंग द सेम चैप्टर टू यू ऑल। ठीक है, फॉर कंपेटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और क्लास 11th में आपका ये चैप्टर फिर से इंट्रोड्यूस होगा, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि एकदम नया आपको लगे चैप्टर। ठीक है, तो टाइम रहेगा तो वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्लास जो है केमिस्ट्री की, मैं हमेशा बेसिक्स की रखता हूं। अब नाउ बेसिक्स की अगर हम बात करें, तो क्लास 9th के कुछ कॉन्सेप्ट्स। लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू ऑल, अगर आपको वैलेंसी निकालना नहीं आता है, अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता एलिमेंट्स के क्या होते हैं, क्या प्रोटॉन क्या इलेक्ट्रॉन क्या न्यूट्रॉन, अगर ये नहीं आता है तो दिक्कत है। पॉली एटॉमिक आयंस और उसके चार्जेस नहीं याद है, स्टॉप कमेंटिंग, दिख रहा है मुझे। पॉलीएटॉमिक आयंस और उसके चार्जेस नहीं याद हैं तो और ज्यादा दिक्कत है। अगर मैं आपको पूछूं कार्बोनेट आयन क्या होता है, उस पे क्या चार्ज होता है, पता है सबको? कितने लोग हैं जिनको नहीं पता? उठा लो हाथ, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा। रेज योर हैंड्स दोज हु डोंट नो, लग ही रहा था मुझे। आगे फ्रंट सीट, कार्बोनेट आयन पता है सबको? CO3 2-। ठीक है, हाँ। अब जैसे ऐसे ही बाइकार्बोनेट है, नाइट्रेट है, हाइड्रोक्साइड है, सो यू पीपल हैव टू लर्न ऑल दिस। अगर ये नहीं लर्न होगा तो फिर प्रॉब्लम है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम फटाफट ये सारे टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करूं तो अभी तक हमने पढ़ा था मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। इस मैटर को हमने फर्दर क्लासिफाई किया, अभी से उबासियां ले रहा है। अभी तो आई हैव जस्ट स्टार्टेड बेटा। हाँ, anything which occupies space and has mass is known as matter and can be perceived by our senses। ठीक है, तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सब क्या है? मैटर है। अब इस मैटर को हमने क्लासिफाई किया था फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर। फिजिकल नेचर में वी हैड स्टडीड सॉलिड लिक्विड एंड गैस, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल विद दैट टॉपिक, ये आपको प्रीटी मच क्लियर है। केमिकल नेचर की अगर हम बात करें तो प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस हम क्या समझते हैं डेली लाइफ से कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? बिना मिलावट के, जिसमें कोई अडल्ट्रेशन ना हो, यस और नो। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर सब्सटेंसेस कहूं, तो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, बोलो, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जिसमें सारे पार्टिकल्स सेम होते हैं, तो उस सब सब्सटेंस को हम क्या नाम दे देते हैं? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट्स में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सच सच बताना कितने लोगों को इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस नहीं पता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं? और जो मैंने पूछ लिया तो फिर सोच लेना। हाँ, रेज योर हैंड्स कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। चलो थोड़ा उठा लो, क्या दिक्कत है? बताने के लिए तो मैं पीछे देखने को नहीं बोला है, रेज योर हैंड आई एम सेइंग। हाँ, बाकी सबको आता है, चलिए आप बताइए। हाँ जी, व्हाट इज एन एलिमेंट? हंसने की हिम्मत है, कमेंट करने की हिम्मत है, बस आंसर देने की हिम्मत नहीं है, हाथ उठाने की हिम्मत नहीं है। मैं बहुत तेज हूँ, पहले बता रहा हूँ। हाँ, यस।
yes, pure form of या simplest form of matter which cannot be further divided. ठीक है, अब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, दीज ऑल आर एलिमेंट्स. क्या है ये? एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इतना क्लियर हुआ? तो अभी तक पीरियोडिक टेबल में देयर हैव बीन इंट्रोड्यूस 118 एलिमेंट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस. ठीक है, आया समझ में? अब एलिमेंट्स पता है क्या है? आयरन, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं. गॉट इट? अच्छा, कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं, बेटा यू विल गेट दिस पीडीएफ, मिल जाएगी ऐप में, डोंट वरी. पहले समझो, लिख बाद में लेना. ठीक है, फिर उसके बाद है, हाँ, कंपाउंड्स की बात करें अगर, तो व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली मिक्स टुगेदर और कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास. जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, तो क्या बनता है? कंपाउंड. आया समझ में? कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो जैसे H2O, ठीक है, CO2, अमोनिया गैस, NH3, ये सब क्या है? कंपाउंड्स हैं. हर कंपाउंड में आपको दो अलग अलग एलिमेंट्स दिख रहे हैं. यस और नो? हाइड्रोजन, सॉरी, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, O स्टैंड्स फॉर, C स्टैंड्स फॉर, तो सब में आपको अलग अलग एलिमेंट्स दिख रहे हैं. नाउ दे आर केमिकली कंबाइंड, तो हम इनको क्या कहेंगे? कंपाउंड्स. क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? अब डिफरेंस क्लियर है अच्छे से? अच्छा, अब जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया ग्लूकोज का. ग्लूकोज का एग्जाम्पल फॉर्मूला C6H12, तो ये भी क्या है? कंपाउंड है. आया समझ में? शुगर, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, ये भी क्या है? कंपाउंड है. क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट इसमें? पक्का? आगे बढ़े. अच्छा, तो एलिमेंट्स कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस तो क्लियर हो गया, ये कैटेगरी में आ रहे हैं प्योर सब्सटेंस की. अब अगर मैं बात करूं मिक्सचर्स की, ठीक है, मिक्सचर्स की अगर मैं बात करता हूं, इनको हम इम्प्योर सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं. तो देखो, सेकंड क्लास है ये, टिल 3 क्लासेस आर लेफ्ट. अभी तो लंच करोगे, लंच के बाद तो तुम लोग लेट जाओगे बिल्कुल सबके सब. हाफ एन आवर का ब्रेक है, उसमें एक नैप ले लेना, लेनी हो तो, क्लास में नहीं. हाँ, और आज वैसे भी फिजिक्स की 2 क्लासेस हैं. यस, ठीक है, बता रहा हूँ पहले से, एक ही है, बायो की जगह ही है फिजिक्स दूसरी, कल होगी बायो. ठीक है, नहीं बताना था क्या मुझे? क्या पढ़ाना है? बड़ी जल्दी तुमने जज कर लिया मुझे. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, कौन कौन थे मेरे साथ उस दिन ओरिएंटेशन में इन दी ऑडिटोरियम? आ ही नहीं पाए. तो दुख मना लो इस चीज का. अब तो जैसे मैं सामने खड़ा नहीं हूं तुम लोगों के. ओके, ठीक है, चलिए, कंपाउंड हो गया. फिर मिक्सचर्स की अगर मैं बात करूं तो व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर, जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्स कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मिक्सचर. सपोज वाटर एक प्योर सब्सटेंस है H2O, शुगर एक प्योर सब्सटेंस है, इन दोनों को मिक्स कर दिया तो अब एक इम्प्योर सब्सटेंस बन गया जिसको हम कहते हैं मिक्सचर. ठीक है, शुगर सॉल्यूशन तैयार हो गया, तो शुगर सॉल्यूशन जो है वो इम्प्योर है, ना कि प्योर. और प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है? those substances which are made up of only one kind of particles. आया समझ में? अब ये particles का मतलब क्या है, अभी आते हैं इस पे भी. फिर दो तरीके के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, जैसे आपने शुगर सॉल्यूशन तैयार किया तो आप चाहे ऊपर ऊपर से टेस्ट करो, बीच से करो, या सबसे नीचे से लास्ट से बॉटम से टेस्ट करो, तो कैसा टेस्ट आता है? सेम रहता है, इट विल बी स्वीट. यस और नो? और यही अगर मैं एक बीकर लूं, उसमें मैं पानी लूं, उसमें मैंने डाल दिया चॉक पाउडर, ठीक है, so after some time what you will observe, the chalk powder has settled down at the bottom.
पानी ऊपर है, चॉक पाउडर नीचे है, यूनिफॉर्मिटी है नहीं, तो एक ऐसा मिक्सचर हो गया हेट्रोजीनियस। क्लियर हुआ? ठीक है। मिल्क की अगर हम बात करें, मिल्क पूरा वाइट दिखता है हमें, इट इज होमोजीनियस लुकिंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फैट्स, प्रोटीन सब कुछ है उसमें, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज होमोजीनियस लुकिंग है, बट एक्चुअल में कैसा है? हेट्रोजीनियस है। और ये किसके अंडर में आता है? कोलॉइड्स। क्लियर हुआ? आया समझ में? और जो अभी चॉक पाउडर एंड वाटर की बात करी, वो किसके अंडर में आता है? सस्पेंशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट। अरे ठीक है, समझ जाओ ना। हाँ, ट्रू सोल्यूशन बेसिकली हम कहेंगे। ओके। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, जैसे अभी हम आए थे, अब ये भी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में रहता है, भाई मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या है, नोबल गैसेस क्या है। तेज बुलंद आवाज है मेरी, उसमें भी नींद आ रही है। नहीं बोल रहा हूं मैं, तो बासी क्यों आ रही है? तो यही इंडिकेशन है ना दैट योर फीलिंग्स। कितने बजे उठे हो सो के? 7 बजे? रात में कितने बजे सोए थे? उससे ज्यादा सोए हो तुम। एक बार मुझे उबासी आई है। हाँ, नीचे जाके भले ही आ जाए क्लास लेने के बाद। ओके, चलिए। मेटल्स की अगर मैं बात करूं, तो हम कैसे क्लासिफाई करते हैं कुछ एलिमेंट्स को मेटल्स में? मेटल्स जो हैं जनरली दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। क्या? ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन। मेटलॉइड्स की बात करूं तो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं कुछ एलिमेंट्स, कुछ मेटल की कुछ नॉन मेटल की, तो हम उनको कह देते हैं मेटलॉइड है। और नोबल गैसेस की अगर मैं बात करूं, जो नेचुरली स्टेबल हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर हुआ? ऑक्टेट अभी बताता हूं मैं। अब इस पूरे क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो दिस मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये पूरा मैटर किसका बना है? पार्टिकल्स का बना हुआ है। वैसे जीआईएफ थे, बहुत अच्छे अच्छे चल रहे थे, पीडीएफ में नहीं चलते हैं ये। आना कभी दिखा दूंगा अलग से। ठीक है। अब ये जो मैटर है किसका बना है? पार्टिकल्स का बना है। तो अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूं, तो एटम के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। Atom, the smallest particle of an element which may or may not exist independently. कुछ एलिमेंट के एटम्स ऐसे होते हैं जो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट के एटम हैं, बेटा यू विल गेट द पीडीएफ, कुछ एलिमेंट के एटम्स हैं जो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अब अगर आपने कभी ऐसे सुना है नाइट्रोजन सिर्फ एन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं ना। नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? N2 के फॉर्म में करता है। यस और नो? ठीक है। तो यानी इसका मैं कहूं नाइट्रोजन, तो इसका एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यही मैं बात करूं हीलियम की या नियॉन की, कभी आपने देखा है He2 Ne2O? कभी ये फॉर्मूले देते हैं? देखे? नहीं देखे, नहीं सुने हैं। तो इसका मतलब नोबल गैसेस जो है, वो उसके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। आया समझ में? दैट्स व्हाई आई हैव रिटन मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है? सिटिंग एट द लास्ट, व्हाट्स योर नेम? स्वास्थ्य का। बहुत शांत बैठी हुई हो, क्या हो गया? देर से आई है? समझ आ रहा है? पक्का? नंबर आएंगे ना? हाँ, विच स्कूल? गीतांजलि? कहाँ पे है ये? खैतान? मुझे जली क्यों सुनाई दिया फिर बात? खैतान, वेयर इज इट? सेक्टर 40। आप? गॉर्ज इंटरनेशनल। फन। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लो एटम की डेफिनेशन, क्विकली नोट इट डाउन, जल्दी लिखिए। फोन अंदर रख लो, बार बार टाइम देखना है तुम्हें? फिर से पूछ लेना। हिम्मत रखते हैं टाइम पूछ। सर क्या टाइम हो गया, भूख लग रही है। आज की डेट डाल लीजिएगा सब लोग।
ले आज आए और डेट ही नहीं पता, कैसे हो गए हैं मतलब। क्या बोल रहे हैं उसे, मुझे भी बता दो थोड़ा। किसके बारे में? ये कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा? इसके बारे में बात कर रहे थे? इन व्हाट टर्म्स? आई नो शेप गड़बड़ है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ये क्या रिलेटेड टू दिस इमेज बात करने लग गए? वेरी स्मार्ट, बट ऑलवेज रिमेंबर आई एम स्मार्टर। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थी एटम के बारे में बात। अब अगर मैं मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं, when two or more atoms chemically combine together it forms a molecule, ठीक है। अब एक डिफरेंस तुम लोगों को ये पता होना चाहिए। चलो अच्छा ये लिख लो, मॉलिक्यूल की भी लिख लो, फिर बताता हूं मैं। जल्दी लिखिए, मुझे वैलेंसी वाला पार्ट भी आज ही फिनिश करना है। From tomorrow onwards, I'll be starting with the first chapter, chemical reactions. Okay? वैसे ये भी जीआईएफ जो थे इसमें नाच रहे थे, ये ऐसे 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 हो रहा था, और ये ऊपर नीचे दाएं बाएं जा रहे थे। हाँ, इसके बारे में भी कुछ टिप्पणी? मैंने कहा था मैं तेज हूँ, चश्मा लगा जरूर है। डन, चलिए। अब जैसे आप कहें वाटर, ये तो हमने कंपाउंड में भी पढ़ा, ये मॉलिक्यूल में कहाँ से आ गया दोबारा? मीथेन भी कहाँ से आ गया? तो आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, यस। मेरा लिखा हुआ पीछे तक दिखाई दे रहा है? ओके। अब अगर मैं एलिमेंट के मॉलिक्यूल की बात करूं, जैसे आप लोगों ने कहा नाइट्रोजन सिर्फ N के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हुआ? एलिमेंट का मतलब ये है किसी भी, अब ये N2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेकिन इसमें जो एटम्स हैं वो दोनों सेम एलिमेंट के हैं। क्लियर हुआ? तो हम कहेंगे इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। इसमें दो, जब भी दो या दो से ज्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई डाउट है? फिर ऑक्सीजन गैस की बात करूं, O2, ठीक है। ओजोन की बात करें, O3, फॉस्फोरस, P4, सल्फर, S8। क्लियर हुआ? तो यानी ये सब इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सब किसके मॉलिक्यूल्स हैं? एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अगेन इफ आई टॉक अबाउट एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड H2O, तो ये कंपाउंड तो है, लेकिन ये क्या शो कर रहा है? मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। आया समझ में? क्लियर हुआ? दो अलग अलग एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड है, फिक्स रेशियो बाय मास, तो ये कंपाउंड है। और साथ ही में दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, इट इज फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल। गॉट इट? कोई डाउट? ठीक है। अब जैसे CO2 भी ले लो, सारे कंपाउंड्स जैसे वो क्या हो जाएंगे फिर? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। आया समझ में?
PO4 जो है ना वो मॉलिक्यूल नहीं है, यस इट्स एन आयन। आया समझ में? अभी आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं। क्लियर है इतना? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं, आई एक्सेप्ट दिस, क्योंकि ये वीकेंड बैच है, हफ्ते में 2 ही दिन मिलोगे मुझसे, आगे हो जाए एक ही दिन मिलो पता लगे। क्यों मत पूछ। अच्छा एटॉमिसिटी पता है क्या होती है? क्या होती है एटॉमिसिटी? यस, इसका मतलब क्या होता है? यस कितने एटम्स उसमें हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल का मतलब किसी भी एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसको हम कह देते हैं एटॉमिसिटी। अब जैसे वाटर के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं टोटल? 3, तो एक ऐसा होगा इसकी एटॉमिसिटी 3, और जो 3 एटॉमिसिटी जिनकी होती है उनको हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक। क्लियर हुआ? ठीक है, इसकी एटॉमिसिटी भी 3, ट्राई एटॉमिक इसकी, तो ये क्या हो गया? पॉलीएटॉमिक बोलो, वैसे टेट्राएटॉमिक भी सही है, गलत नहीं है, बेटर वर्ड है पॉलीएटॉमिक। आया समझ में? कोई डाउट? इसमें 2 होती है एटॉमिसिटी, डायएटॉमिक, और नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक, क्योंकि वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करते हैं, सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, तो मोनोएटॉमिक। क्लियर हुआ? कोई डाउट? पक्का? इधर उधर आगे पीछे सब जगह? चलिए आयंस के बारे में बात कर लेते हैं अब। ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो भी हैं दीज आर न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब इनमें कोई चार्ज नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं, ठीक है। अब आयंस कैसे फॉर्म हो गए? जनरली ये आपका आयनिक बॉन्ड में होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, जैसे कि यही बोल रहे थे ना? अच्छा ठीक, सही है, सही है। जैसे हमें स्टेबल होना है, ठीक है, मैं भी पढ़ा रहा हूं ताकि पैसा मिल जाए, मिल क्या जाए, मिलेगा ही, ठीक है। तो ऐसे ही एलिमेंट के एटम्स को स्टेबल होना होता है, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम को स्टेबल होना होता है। तो वो स्टेबिलिटी अटेन कैसे करते हैं? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग ऑल, ठीक है, वो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। अभी तो कहाँ कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ोगे? हाँ, खुला दिया ना, देखा? तो चलो बोलने तो दो मेरे को, ठीक है। तो अब जैसे कोई भी एटम है, जैसे हम कह दें सोडियम की बात कर लेते हैं, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी मैं आऊंगा, लिख दिया है यहाँ पे, इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है, ठीक है। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है? जैसे Na लिखा है मैंने, ये एक न्यूट्रल एटम है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल एटम का मतलब इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है। प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं? वो भी न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। और सारा का सारा एटम का मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस में होता है। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है सबको? ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ उसके चक्कर लगा रहे होते हैं। अभी हमें यही पता है इतना, ठीक है। इसको स्टेबल होना है, किसी भी एटम को स्टेबल होना होता है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला था ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब ये होता है जब कभी भी किसी एटम के सबसे आउटर मोस्ट शेल में, सबसे आउटर मोस्ट शेल को क्या कहते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस शेल, ठीक है। तब वैलेंस शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो वो एटम स्टेबल हो जाता है। अब ऐसा नहीं सोडियम कहीं पे भी पड़ा है, अरे भाई मैं दे दो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लूं स्टेबल हो जाऊं, ऐसा नहीं है। किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करके ही वो स्टेबल हो सकता है, आयन फॉर्म कर सकता है। आया समझ में? ठीक है। तो अब सोडियम में आपको लास्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 1, ठीक है। इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो इसको लूज करके 2,8 बना ले, या तो 7 गेन कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसके लिए एक लूज करना ज्यादा सिंपल है, इजी है, कम एनर्जी लगती है, मेन मुद्दा ये है।
ओके, तो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो बना लेगा 2,8। अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होते चार्ज कहां से आया भाई, हमें ये नहीं लगाना आता, ये भी बता देता हूं। पहले जब न्यूट्रल था तो कितने प्रोटॉन थे, 11, और इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11। ये जो 2,8,1 है ना, ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसने अब जब लूज कर दिया तभी भी प्रोटॉन्स तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो गए, 10। कौन सा चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव, कितना ज्यादा है, 1। यहाँ पे Na+ आ गया, 1 हम लिखते नहीं है। आया समझ में, यस और नो, किसी को कोई डाउट, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोरीन की बात करें, तो फ्लोरीन अब जब इसने पॉजिटिव आयन बना लिया तो उसको हम कहते हैं कैटायन, क्लियर हुआ। और अभी मैंने बताया था मेटल्स ही जनरली क्या फॉर्म करते हैं, कैटायंस, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रहा है, यस और नो, थक तो नहीं गए हो, हाँ, थकना भी नहीं है। क्लोरीन की बात करूं, 2,7, इसका एटॉमिक नंबर है 9, तो इसको हमने न्यूट्रल एटम है अभी जब फ्लोरीन, तो इसमें 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2,7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, ठीक है। इसको कितने चाहिए, 1 या तो 7। अच्छा, एक और टर्म नया आता है यहाँ पे, दैट इज, आइए बैठिए, व्हाट्स योर नेम, लेट हो गए, अच्छा ओके, बैठिए। तो यू हैव ऑप्टेड फॉर वीकेंड बैच, सिट डाउन। हाँ, तो 9 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। एक नया टर्म ये आता है ड्यूप्लेट, ठीक है। हीलियम जो नोबल गैस है ना, उसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। क्यों, क्योंकि हीलियम के एक एटम में एक ही शेल है, दैट इज के शेल, और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन की है, और नेचुरली उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो नेचुरली स्टेबल है, उसका ऑक्टेट ना कंप्लीट होके क्या कंप्लीट है, ड्यूप्लेट, ठीक है, हाँ है, ठीक है। तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ड्यूप्लेट अटेन करते हैं, बाकी ऑक्टेट अटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां पे बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या तो 7 लूज कर ले, क्या ज्यादा सिंपल है, अब एक गेन करना, ठीक है। एक गेन किया तो पहले 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, अभी भी 9 प्रोटॉन, अब हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। 8 कौन बोल रहा है, बैलेंस शेल में 8 है, टोटल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब कौन सा चार्ज ओवरऑल ज्यादा है, नेगेटिव, कितना ज्यादा है, 1, तो क्या आ जाएगा, -1। 1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी और चार्ज ओवरऑल आ गया माइनस का, और इसको हम कहते हैं फ्लोराइड आयन, क्या कहते हैं, गॉट इट, किसी को कोई डाउट, फटाफट से नोट करो ये बेसिक्स हैं, फिर से कह रहा हूं, ऐसे हल्के में मत लेना कि भाई इसका तो कोई काम ही नहीं है। जब ये आएगा तभी चारों चैप्टर्स केमिस्ट्री के कर पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू डू दैट। आज की डेट डाल लीजिएगा सब लोग, जल्दी जल्दी लिखो भाई। अच्छा, ये जो कंपाउंड बन रहा है ना NaF, सोडियम फ्लोराइड, अब एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में जब बॉन्ड बनता है ना, तो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस की वजह से, भाई सोडियम को एक लूज करना है, फ्लोरीन को एक की रिक्वायरमेंट है, दोनों का फायदा है यहाँ पे। तो दोनों ने जब आयंस फॉर्म कर लिए लूज या गेन करके, उसी ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस की वजह से अट्रैक्शन हो गया। हमें पता है ना, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यस और नो। तो इसी ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस की वजह से अट्रैक्शन हो गया, और उसी अट्रैक्शन की वजह से दोनों आयंस के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया,
और जब पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ? यस और नो? दिस विल बी स्टडिंग इन थर्ड चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इतनी तेज पेन क्यों पटक दिया? तरस नहीं आया तुम्हें उस पर? क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में अगर हम बात करें, क्या होते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस? ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज ऑन इट। अब ये एटम मॉलिक्यूल से थोड़ा सा अलग ये है, एटम और मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। लेकिन पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करूं तो दे आर नॉट न्यूट्रल बिकॉज दे आर हैविंग सम चार्ज ऑन इट। क्लियर हुआ? जैसे मैंने कहा ये अमोनियम आयन लिखा है, बहुत से स्टूडेंट्स अमोनिया और अमोनियम में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अमोनिया जो है उसका फॉर्मूला है NH3 और ये एक गैस है और ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। आया समझ में? ठीक है। और अमोनियम जो है NH4 प्लस, ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज ऑन इट। इस पे ओवरऑल चार्ज +1 का है। क्लियर हुआ? सिर्फ हाइड्रोजन पे चार्ज प्लस नहीं लगा है, ओवरऑल चार्ज। इसको हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या कहते हैं? और ये आप निकालना सीखेंगे क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, ठीक है। इसको हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। आ गया समझ में? तो टिल क्लास 9th और 10th यू हैव टू लर्न इट कि हर पॉलीएटॉमिक आयन पे क्या चार्ज है। क्लियर हुआ? तो अगर मैं कहूं अमोनियम आयन कितना है तो आप कहेंगे NH4 +1, या प्लस ही कह लो, 1 तो जनरली वी डोंट राइट इट डाउन। कार्बोनेट आयन की बात करें तो इट इज CO3 2-। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप ये नहीं समझेंगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी। दिस यू पीपल हैव टू लर्न। ये चार्ट मैंने कहां से उठाया है? क्लास 9th के NCERT चैप्टर 3। ये तो बहुत थोड़े थोड़े से हैं अभी पॉलीएटॉमिक आयंस, मैं तो काफी लिखवाऊंगा क्लास में अभी, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, हाँ, लेकिन लर्न जरूर कर लेना, क्योंकि अगर ये गलत, ये नहीं लर्न होगा, वैलेंसी नहीं निकालनी आएगी तो केमिकल फॉर्मूला गलत बनाएंगे। केमिकल फॉर्मूला अगर गलत लिखा है तो यानी एटम्स के नंबर में गड़बड़ हो गया, और एटम्स के नंबर में गड़बड़ हो गया इसका मतलब आप केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगी। और वो गलत हुई तो पूरा चैप्टर गया, केमिस्ट्री खत्म। खत्म का मतलब डेड। क्लियर हुआ? ठीक है। तो इसीलिए बहुत स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ता है, एकदम कान खोल के समझना, बाकी दिमाग तो खुला ही है सबका। बंद तो नहीं करके बैठ गए हो? नहीं आ रही है? हाँ, ये वही वार्निंग देख लिया था मैंने। बहुत आराम आराम से तुम लोग उबासियां लेते हो। क्लियर हुआ? अब जैसे सल्फेट, सल्फाइट और सल्फाइड, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट्स को जैसे सल्फेट आयन कितना हो गया? गलत। SO3 जो बोल रहा था गलत है। SO4 2-, ये है सल्फेट आयन। क्लियर हुआ? और ये याद रखना है कि SO4 होता है और पूरे पे चार्ज 2- का है। क्लियर हुआ? ठीक है। फिर उसके बाद सल्फाइट, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा है, लेकिन ये पॉलीएटॉमिक नहीं है, मैं पहले बता दूं, सल्फाइड S2-। जैसे फ्लोराइड था वैसे ये सल्फाइड है। इधर, हाँ जी, समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? तो ऐसे ग्रुप्स बना के आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ऐसे ही नाइट्रेट है, नाइट्राइट है और नाइट्राइड है, ठीक है। नाइट्राइड इज N3-। आया समझ में? क्लियर हुआ? पक्का? हाँ, कोई डाउट है? ऐसे ऐसे तो कर रहा है जैसे पता नहीं अभी सब रट लेगा। अच्छा, चलिए इतना लिख लो फटाफट से। Definition, hey, you don't have to copy this, just write down the definition.
आपने लिख लिया है? सुनते नहीं है ना जब मैं समझाता हूँ तो? पहले सुना करो, फिर लिखेंगे नेक्स्ट टाइम से। कोई रेस नहीं चल रही यहाँ पे। हाँ जी। वेरिएबल वैलेंसी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, जैसे कॉपर हो गया, +1 +2 दोनों शो करता है, ठीक है। आयरन है, 2 और 3 दोनों शो करता है। एक्चुअल में ये रहता है। अभी ना आप लोगों को सिर्फ ये पता है कि एटम, एटम में शेल, शेल में इलेक्ट्रॉन्स, यही पता है हमें कि एटम, एटम में शेल्स होते हैं। बता तो रहा हूं, शेल में इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे एटम, एटम में शेल, शेल में सबशेल, सबशेल में ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर एड्रेस है। ठीक है, एक बहुत छोटा सा बिल्कुल खत्म जिसे कहेंगे एटम, उसके अंदर शेल, सबशेल, सबशेल में ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम कोई बंद पानी पी रहा है, देखो इतना इसको घबराहट हो गई। ठीक है, तो एटम कोई बंद डिब्बा नहीं है, ये मत समझिएगा। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में हमारा कुछ एक ऐसा रीजन मान के चलें, एकदम एंड में कहूं, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, पे अटेंशन, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 90%, तो उस रीजन को हम ऑर्बिटल्स कह देते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का बहुत ऐसे तेजी में मोशन होता है, फटाफट से। ऐसा ना, अब फिर वो भी थ्योरी खत्म कि बोर्स मॉडल है, शेल्स में ऐसे एक एक करके घूम रहा है। ठीक है, वो आगे जाके सीखोगे। क्लियर हुआ? तो ना ऑर्बिटल्स में जब जंप करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तब वैलेंसी डिफर कर जाती है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो, तब वैलेंसी डिफर कर जाती है। और उसी केस में हमें समझ में आता है कि अच्छा ये एलिमेंट इतनी वैलेंसी शो कर सकता है, फास्फोरस इतनी शो कर सकता है। आया समझ में? ठीक है, चलिए लिख लिया इतना, ये लिख लो फटाफट से। मैं आगे बढ़ा रहा हूं, बस देख लो एक बार। अच्छा, एक और चीज बता दूं, ट्राई नॉट टू कॉपी ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बोर्ड। पढ़ो, रीड करो, अपने हिसाब से लिखो, लेकिन लिखो सही, उल्टा पुल्टा नहीं लिखना। ठीक है, तभी आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू इंप्रूव इट। देखना, तब भी ऐसे ऐसे करके देख रहा है। लिख लिया? ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करूं मैं। इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो हमें ये तो पता है कि सबसे पहले कुछ मॉडल्स थे जो हमने देखे थे। ठीक है, सीखे थे, लर्न किए थे। पहला मॉडल वाज थॉमसन्स मॉडल। डाल्टन्स, वो तो एटॉमिक थ्योरी थी। कोई बात नहीं। और उस बेचारे का कॉन्फिडेंस तुम लोगों ने लूज कर दिया हंस के ऐसे। और तुम लोग गलत आंसर दो, मैं तो फिर दहाड़े मारूंगा ऐसे कि बिल्कुल कुछ बोल ही ना पाओ तुम लोग। डोंट डू लाइक दिस। हम्म, पहली थ्योरी डाल्टन्स ने ही दी थी, एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, सबसे पहला मॉडल था जे थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल जिसे कहते हैं। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी। फिर हाँ, हाँ वाटरमेलन भी। फिर उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। लेकिन रदरफोर्ड ने उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, दैट वाज अल्फा स्कैटरिंग और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो उस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस के बारे में पता चला था। ठीक है, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ उसमें। फिर उसके बाद उसी मॉडल एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम आया। तो इन्होंने कहा, जैसे आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, कि जैसे प्लैनेटरी मोशन होता है सन के चारों तरफ, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। क्लियर हुआ? नाउ व्हाई डिड दिस मॉडल फेल? क्योंकि ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे कि एटम स्टेबल है कि नहीं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ऐसा होता, इस मॉडल के अकॉर्डिंग तो एक टाइम ऐसा आता कि एटम, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाता,
अगर ऐसा हो रहा होता तो एटम स्टेबल ना होता, लेकिन वी नो दैट एटम्स आर स्टेबल। ठीक है, फिर उसके बाद आए बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोरबरी स्कीम भी है। तो इन्होंने कहा कि एटम्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो पर्टिकुलर शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और तुम बाहर देख लो। मेरी तरफ देखने में दिक्कत है? फिर कोई बुला रहा है तुम्हें? ये सुन लो, इम्पोर्टेंट है, आता है पहले से। बोलो हाँ। ओके। हाँ, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम के पोस्टुलेट्स ये थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पर्टिकुलर शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और इन शेल्स की एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, ऑर्बिट ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं इनकी, जो है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट का मतलब ही दैट एनर्जी इज फिक्स्ड। तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करता है तो वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता है। दीज वर द टू पोस्टुलेट्स। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम इनके ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें तो शेल्स का नाम क्या रखा गया था? KLMN एंड सो ऑन, यस और नो? फिर उसके बाद हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला था 2n²। क्लियर हो रहा है? यस और नो? ठीक है, उस 2n² से हमने निकाला था कि K शेल में कितने आ सकते हैं, L में कितने आ सकते हैं, M में कितने आ सकते हैं, एंड सो ऑन। अब जैसे मान लो ये कार्बन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एटम है, दिस होल इज एन एटम। ओके, अब सबसे बीचों बीच क्या है? न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब जो सबसे न्यूक्लियस के पास वाला शेल है वो के शेल है। ठीक है, फिर उसके बाद एल शेल, फिर एंड सो ऑन। अब कार्बन में आपके दो शेल है, ऐसा नहीं है कि हर किसी में एक या दो ही शेल्स हैं, शेल्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कुछ पर्टिकुलर शेल्स में है। आया समझ में? ठीक है, अब अगर मैं कहूं electrons are present in outer empty space of the atom whereas proton and neutron are present inside the nucleus of an atom। ये क्लियर है? और एटम का सारा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस में। समझ में आया इतना? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसमें आप ये चीजें समझिए। पहला टर्म है एटॉमिक नंबर, मास नंबर। बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता है भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, हाँ, प्रेफरेंस आप प्रोटॉन्स को ही देंगे। अगर आप कह दें कि सर अभी तो आपने कहा, जैसे मैंने लिखा ये Na है, ये एक न्यूट्रल एटम है, सोडियम, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इधर पे टेंशन, न्यूट्रल एटम है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 11। इस 11 का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को मत देखो यहाँ पे, ठीक है, प्रेफरेंस में नहीं देना हमको। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। व्हाई एम आई सेइंग दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? क्योंकि ये लूज या गेन नहीं होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो आपके लूज या गेन हो जाते हैं ना। आया समझ में? तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम में तो सेम है, लेकिन जब हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स। गॉट इट? यानी अगर एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है तो उसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये न्यूट्रल है इसलिए। आया समझ में? ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम मास नंबर की बात करें तो सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, उसकी वजह से हमें मिलता है मास नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। पता है नींद आ रही है, खत्म होने वाली है क्लास। ठीक है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी भी एलिमेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, सपोज दिस इज एन एलिमेंट एक्स, ये ध्यान रखना रिलेशन A इक्वल्स टू n प्लस पी। n स्टैंड्स फॉर, p स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन्स। ठीक है, कोई भी एलिमेंट x है, इसको अगर यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करें तो a यहाँ होगा, z यहाँ होगा, a x z के फॉर्म में। हो सकता है कभी कभी a आपको राइट साइड भी लिखा हुआ मिले। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखा है 23 Na 11, तो मैंने कहा 23 क्या है इसमें? मास नंबर, और 11 क्या है? एटॉमिक नंबर। आया समझ में? क्लियर हुआ? लिखिए इसको,
इन शॉर्ट लिख लेना, एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर A से रिप्रेजेंट करते हैं A इक्वल्स टू N प्लस P। और X यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है, ओके। डेफिनेशन पूरी पूरी कॉपी मत करना, शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्लियर हो गया? मैंने अभी कहा है पूरा पूरा कॉपी नहीं करना है, अपने हिसाब से लिख लो ना। एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे लिख लो इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ, एक नोट डाल के लिख लेना, इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतनी तेज धूप हो गई है ना बाहर, तो हमें क्या पता, बाहर देखते पता नहीं लग रहा थोड़ा ये गर्मी हो। हाँ, बड़े जैसे चिलर में बैठे हो। हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये देखो, अगर आपसे पूछा जाए, अभी हमने देखा A इक्वल्स टू N प्लस पी, N प्लस पी का मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो हम ये लिख सकते हैं प्रोटॉन्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर दैट इज कैपिटल Z, यस और नो। तो A इक्वल्स टू N प्लस Z लिख सकते हैं। और इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी N इक्वल्स टू A माइनस Z। अब अगर ऐसे लिखा है फिर से, ये क्या हो रहा है? वाह, इक्वल्स टू N प्लस Z माइनस है, उधर कुछ नहीं, जीरो। एटॉमिक नंबर सही तो लिखा है, गलत लिखा है ये। N इक्वल्स टू A माइनस Z ही तो हुआ, A इधर ही रहेगा ना, Z पॉजिटिव है तो उधर आ जाएगा, तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा। अब तुम लो, और A माइनस Z इक्वल्स टू N। अभी क्लियर है, यस और नो? ठीक है, तो अगर 23 11 लिखा है, तो अब इसमें से कहा गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ सोडियम में कितने हैं, 12। कैसे किया, A माइनस Z, 23 माइनस 11 12। आया समझ में अच्छे से? चल गया, आगे बढ़ते हैं। ये उसी में लिख लो, आगे जाके लिखना है तो। अब ये सब मैं बता चुका हूँ, शेल्स कितने होते हैं, क्या होते हैं। हाँ, एक फॉर्मूला ध्यान रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर शेल में कितने आ सकते हैं, वो हम निकालते हैं बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। ठीक है, अब 2n स्क्वायर का मतलब ये है, के शेल के लिए स्मॉल n की वैल्यू है 1, एल शेल के लिए है n की वैल्यू 2, एम शेल के लिए है n की वैल्यू 3, एन शेल के लिए है स्मॉल n की वैल्यू 4 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? तो अब मैं इस 2n स्क्वायर में n की वैल्यू 1 रखूं तो k शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड। आया समझ में? l शेल की बात करें तो 2n स्क्वायर में n की वैल्यू 2 रखेंगे तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम मैक्सिमम लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है मिनिमम 1 आ सकता है, 1 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में आ सकते हैं। आया समझ में? समझ आ रहा है? और थोड़ा ऐसे बिल्कुल ये बैठ जाओ ना, दर्द हो रहा है पैरों में। M मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स, N शेल मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में?
बैरियम में, हाँ सही पड़ता है, बताता हूँ अभी क्यों। एक छोटी सी चीज अगर आपने ऑब्जर्व करी होगी, इनका क्वेश्चन सही है ये। हम जब कैल्शियम और पोटेशियम और कैल्शियम की बात करते हैं, ठीक है, आ रहा हूँ, अगली स्लाइड वही है मेरी। इतना समझ में आया? लिखना है किसी को, नोट कर लो जल्दी से, बी क्विक, मुझे पता है भूल जाओगे, लिखते जाओ, लिख लो ना। हाँ कॉपी कर, और कॉपी कर लो मेरे को, लिख लो ना, तो लिख लो। हाँ अच्छा, समझ आ रहा है मुझे बेटा, मैंने कहा ना आई एम स्मार्टर। लिख लिया, डन। अभी रजिस्टर्स चेक करूंगा और जो पता लगा नहीं लिखा है, वैसे झूठ बोल के कुछ नहीं होगा, अपना ही नुकसान करोगे, फिर कहोगे सर वो क्या था, जरा बता दीजिए क्या लिखवाया था आपने। 10:40 पे स्टार्ट हुई है ना, तो 11:40, 10:30 पे पहली क्लास खत्म हुई थी ना। हाँ ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास तुम लोग की 11:50 टू 12:50, और बाहर टाइम टेबल लगा है, ठीक है देख लेना एक बार, उसमें नोटिस बोर्ड पे कोड के साथ लिखा है, ठीक है, टीचर्स का कोड लिखा है, जैसे मेरा लिखा है CAC, केमिस्ट्री आकाश चावला। हाँ ठीक है, ऐसे ही परेन सर का लिखा है, परेन सर फिजिक्स परेन सर, ठीक है, FS करके लिखा है। चलिए, बायो आज है नहीं तो उसमें कोई बात नहीं, अजय सर विल टेक। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सबके पहले से ही लिख दिए मैंने, अब ये आपको लिखने आने चाहिए। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ, पहला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी इसका एटॉमिक नंबर ही मैंने लिखा है 1, 1 का मतलब न्यूट्रल एटम है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो यानी हम किसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की, अलग अलग शेल्स में। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो किस में जाएगा? के शेल में, क्योंकि न्यूक्लियस के पास वाला शेल कौन सा है? के शेल। आया समझ में? ठीक है, सीधे बैठो, लेट जाओगे क्या? हाँ, हीलियम, मुझे पता है तुम लोगों को हंसी बहुत आ रही है, समझ लो वो ज्यादा जरूरी है, आज तो ब्रेक में भी लेना मेरे साथ बैठ के। हाँ, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन वो किसमें गए? के शेल में। अब के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी फुल हो गई यहाँ पे, चलिए, तो इसका क्या कंप्लीट है? ड्यूप्लेट। और ये क्या है? एक नोबल गैस है, ठीक है। लिथियम की बात करूं, 3 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले पूरे पूरे कहां चले गए? के शेल में। कितने बचे? 1, वो किस में गया? एल शेल में। आया समझ में? और मैंने बताया कि एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, मिनिमम 1 आ सकते हैं। गॉट इट? ऐसे ही हमने कंटिन्यू किया टिल 10 तक, 2,2, 2,3, 2,4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके। क्लियर हुआ? अब आप नियॉन में देखेंगे, नियॉन, अच्छा उससे पहले मेरा क्वेश्चन, 3 से लेकर 10 तक जितने भी एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं, इनका वैलेंस शेल कौन सा है, यानी आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? दिख रहा है लास्ट सीट कॉर्नर में? बोला क्यों नहीं फिर? एल शेल। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये सब किस में आ रहे हैं? एल शेल में आ रहे हैं। क्लियर हुआ? तो इन सब का वैलेंस शेल कौन सा हो गया? एल शेल। और इसमें जो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 है, ये सब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में? एक लाइन फिर से बोलूंगा, हेलो इधर देख ले, हाँ, एक लाइन फिर से कहूंगा, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर हुआ? और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज होंगे या तो गेन होंगे या इनकी शेयरिंग होगी। क्लियर हुआ? एनी डाउट? पक्का?
थक गए हो? मुझसे कोई नहीं पूछता। हाँ चलिए। फिर उसके बाद ऐसे ही मैंने 11 से लेकर 20 तक लिखे हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। इसकी 8 इलेक्ट्रॉन तक थी, फुल हो गए। जब हम 11 पे आए, 2 इसमें गए, 8 इसमें गए, 10 हो गए। तो अब एल शेल फुल हो चुका है ऑलरेडी, तो अब किस में चला जाएगा? बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन एम शेल में। एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 18 की। लेकिन यहां जरा देखो, आर्गन नोबल गैस में 8 के बाद हम रुक गए 19 में, हमने 1 उसमें डाल दिया, इसको 9 नहीं किया। जो आप पूछ रहे थे ना, उसी से रिलेटेड है ये। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में जो ये आपका 2n² वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा वायलेट कर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी मैंने बताया, आपने पढ़ा है एटम, एटम में शेल, शेल में नहीं, अभी तक क्या पढ़ा है? शेल में इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने क्या बताया था? एटम, एटम में शेल, शेल में सबशेल, सबशेल में ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जब ये सबशेल और ऑर्बिटल्स टर्म इंट्रोड्यूस हो जाते हैं ना, तो ऐसा होता है जो लोअर एनर्जी वाले शेल्स होते हैं ना, सब शेल्स, वो पहले फिल होते हैं, बाद में हायर एनर्जी वाले होते हैं। तो आप एक कुछ रूल्स पढ़ोगे जिसमें आपको ये समझ में आएगा, जो जैसे एन शेल है, एन शेल के सब शेल की एनर्जी लो है और एम शेल के सब शेल की एनर्जी हाई है। तो पहले एन शेल वाले सब शेल फिल होंगे, फिर ये फिल होंगे। इसलिए ऐसा होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन उसमें डालते थे, फिर बाद में वापस इसको फिल करते हैं। आया समझ में? वो कॉन्सेप्ट में आप देखोगे एसपीडीएफ के टर्म्स में हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तब आप ऐसे सिंपल नहीं लिखोगे 1 2 3 के फॉर्म में, तब हम लिखेंगे एसपीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये हुआ है, इसलिए हम ऐसे फिट कर रहे हैं इसको। क्लियर हुआ? अभी वो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। आया समझ में? यस और नो? अच्छा, अब जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लग गया, तो इसी से हम वैलेंसी निकाल सकते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कुछ कुछ के स्कूल्स में, बुक्स में ना, स्कूल्स में नहीं, बुक्स में हाइड्रोजन के टर्म्स में भी लिखी रहती है डेफिनेशन, बट सिंपल समझो, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट कितना लूज करेगा, कितना गेन करेगा। जिनमें 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वैलेंसी भी उतनी ही होती है, 4 नहीं होती है। 1 से लेकर 4 तक जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी वैलेंसी भी उतनी होती है। मतलब अगर सोडियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी भी 1 है। आया समझ में? मैग्नीशियम में 2 है, तो वैलेंसी भी 2 है। एल्यूमिनियम 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी भी 3 है। सिलिकॉन 4 है, तो वैलेंसी भी 4 है। क्लियर हुआ? अब 5 6 7 8 जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे मान लो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 माइनस 5, तो इसकी वैलेंसी आ गई 3। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई डाउट? ऐसे ही सल्फर की वैलेंसी 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 8 0। नोबल गैसेस की वैलेंसी 0। क्लियर हुआ? अब ये आपको लर्न करना है। आया समझ में? मैंने आपको बता दिया कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, मैंने आपको बता दिया ट्रिक क्या है। नाउ वैलेंसी यू हैव टू लर्न, और पॉली एटॉमिक आयंस और उसके चार्जेस यू हैव टू लर्न। तो फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं? क्रिस क्रॉस करके। कैसे बनाते हैं? क्रिस क्रॉस करके। जैसे मैंने आपको कहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताइए। देखा, मुझे पता था CaOH गलत है। कैल्शियम वैलेंसी 2 विद पॉजिटिव साइन, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। ये नंबर इधर आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 हम तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं? CaOH2 लिख देंगे, विच इज रॉन्ग। ठीक है, ये पूरा है ना OH, तो CaOH होल ट्वाइस, होल ट्वाइस कहेंगे, OH का होल ट्वाइस। आया समझ में? ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं। अब उसके लिए आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए, पॉली एटॉमिक आयंस और उसके चार्जेस याद होने चाहिए, तभी ये लिख पाओगे। अब अगर मैं कहूं कैल्शियम के कितने एटम्स हैं,
कैल्शियम के कितने एटम्स हैं इस फॉर्मूला में? 1। ऑक्सीजन के 2, ब्रैकेट खोलोगे तो 2, हाइड्रोजन के भी। क्लियर हुआ? अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जब रिएक्शन लिखा होगा ना, तो आपको बस यही लिखा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब बैलेंस करो। अब पहले आप उस वर्ड इक्वेशन को फॉर्मूले में लिखोगे, सिंबल्स एंड फॉर्मूला में। फिर उसके बाद अगर यही गलत लिख दिया तो बैलेंसिंग गलत हो जाएगी। जैसे मैं कह रहा हूं ना, CaOH2 लिख दो या सिर्फ CaOH लिख दो तो एटम्स तो गड़बड़ हो गए ना, और यही तो हमें बैलेंस करने हैं, तो फिर बैलेंसिंग नहीं कर पाओगे। इसीलिए 9th के बेसिक्स आपके ऐसे टिप्स पे होने चाहिए। आया समझ में? क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? एक लास्ट फॉर्मूला बस देख लेते हैं। कट क्यों कर रहे हो? एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 विद अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। होल थ्राइस, चॉइस नहीं। क्लियर हुआ? बच्चे क्या लिख देते हैं, पता तो होता नहीं है। AlSO4, हाँ मैंने देखा अभी, मैंने चेक करी है कॉपीज, गलत है ये। क्लियर हुआ? तो अब मैं कहूं इसमें एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं? सल्फर के, ऑक्सीजन के 12। सर 12, सर तो एक ही है भाई, 12। आया समझ में? क्लियर हुआ? अगर यही सब गलत हो गया तो बैलेंसिंग में बहुत दिक्कत आएगी, फिर रिएक्शंस भी गलत लिखोगे। गॉट इट? और पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में इसी के नंबर हैं, ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट तो आप लर्न कर ही लेंगे। चलिए, थैंक यू ऑल। आज की क्लास यहीं तक।